अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो ये हमने अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना ना, ये हमारे पास है बायोमॉलिक्यूल्स। यूनिट नंबर 6 है बायोमॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ना क्या, बायोमॉलिक्यूल्स में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हम हमारी बॉडी में मौजूद है। बायोमॉलिक्यूल्स सिंपल वो होता है कि बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल्स का मतलब वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, इनको क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। और हमने इन बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, किस तरह ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट जो है जो कंडीशन हमारी बॉडी में उसको मेंटेन करते हैं और किस तरह हमारी बॉडी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ये हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम कहाँ स्टडी करते हैं, वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम, या केमिस्ट्री की ब्रांच आ जाती है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, बायो में भी हम इसको डिस्कस करते हैं और केमिस्ट्री में भी डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री को। ठीक है, इसमें हम वो प्रोसेसेस पढ़ते हैं, केमिकल प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो रहे हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के डिफरेंट कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए जो डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। डिफरेंट प्रोसेसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो डिफरेंट प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है या सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी हम प्लांट की बॉडी में हो रही है ना, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये केमिकल प्रोसेसेस हैं जिनके नतीजे में नई चीज़ बनती है। और केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके नतीजे में कोई नई चीज़ बनती है, यानी जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करके एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो रिएक्टेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जिनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इट्स द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस में हम उन केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद फिर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारे पास हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, यानी किस तरह वो स्ट्रक्चर बनाते हैं और किस तरह वो हमारी बॉडी में जाके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये उनका फंक्शन क्या है, इसको हम बायोमॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम किन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनमें डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं और न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। इसके अलावा लिपिड्स वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, वो क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के में प्रोड्यूस होते हैं, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उसको बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाती हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए आ जाता है। ये मोस्टली इनका साइज बड़ा होता है, इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मॉलिक्यूल का मतलब होता है मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, कि ये स्ट्रक्चर भी बनाते हैं हमारी बॉडी में और इसके अलावा ये फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। अच्छा, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और एक माइनर होते हैं। अच्छा, मेजर बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जिनकी लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड दोनों आ जाते हैं। डीएनए भी, आरएनए भी। डीएनए को बोलते हैं डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद कहाँ होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अभी जब सेल वाला चैप्टर पढ़ा उसमें हमने पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन में, कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी लिपिड भी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होगी और प्रोटीन भी। इसके अलावा फिर कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि हम इसीलिए इनटेक करते हैं कि हमें एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, इस शॉर्ट स्टोरेज मॉलिक्यूल, इसके अंदर एनर्जी स्टोर भी की जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में स्टोर भी कर लिया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ताकि बाद में इस एनर्जी को स्टोर एनर्जी को यूज़ किया जा सके। उसके बाद प्रोटीन्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी अपरेटस में, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम फंक्शन की बात करें, जो बहुत सी प्रोटीन जो है वो एंजाइम के तौर पे काम करती हैं। फंक्शन की बात करें, क्योंकि कुछ प्रोटीन एंजाइम हमने पढ़ा था कि अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे एंजाइम वाला, तो उसमें हम यही पढ़ेंगे कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो कुछ प्रोटीन जो है वो एंजाइम के तौर पे काम करती है। जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा मेक द मेम्ब्रेन एंड मैनी अदर स्ट्रक्चर इन सेल, ये सेल की मेम्ब्रेन भी बनाते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। इसके अलावा सेलुलर ट्रैफिक, यानी सेल के अंदर जो डिफरेंट जो है मटीरियल्स हैं उनको
भी रेगुलेट करते हैं, उनको भी रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लिपिड लिपिड भी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं और साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, ये भी एनर्जी का जरिया होते हैं। इसके अलावा हीट इंसुलेटर का मतलब है ये हीट को बॉडी से बाहर रिमूव होने नहीं देते। जैसे ये जो लोग हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, इनमें भी फैट्स की लेयर होती है ना, लिपिड की लेयर होती है, और जिनकी वजह से वो जो लिपिड की लेयर होती है वो हीट इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन का। फिर अगर हम बात करें डीएनए की, तो जो डीएनए है ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है। न्यूक्लियोइड ऑर्गन्स में यानी प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड रीजन होता है ना, न्यूक्लियस जहाँ मौजूद होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है डीएनए में, तो न्यूक्लियोइड रीजन होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए होता है। तो ये एमसीक्यूज में पूछते हैं विच ऑर्गेनेली हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। वैसे यहाँ डीएनए बता रही हूँ, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी अपना होता है। ये क्या काम करते हैं? जो डीएनए है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं डेवलपमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए, उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। उसके बाद आरएनए कहाँ मौजूद होता है? आरएनए न्यूक्लियस में, राइबोसोम में और साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए से राइबोसोम की तरफ, ताकि क्या बनाया जाए? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाई। जैसे ही हमारे पास है मेजर बायोमॉलिक्यूल जो हमारे हैं, जो हमारी बॉडी में ज़्यादातर अमाउंट में मौजूद होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं।